सोचिए आप किसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से आप एक सेविंग अकाउंट खोल रहे हो और आपसे पैसे ठग लिए जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ एक यूजर के साथ हुआ है जो कि 18 अप्रैल को कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी सेविंग अकाउंट खोल रहे थे। अकाउंट खोलते समय बैंक से ओटीपी भी आता है जिससे उनका मोबाइल और आधार कार्ड भी वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद पीयूष 10,000 रुपए डाल के इस अकाउंट का श्री गणेश करते हैं, लेकिन इस बार कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया। 4-5 दिन तक पीयूष ने वेट किया, उसके बाद वो बैंक भी जाते हैं, लेकिन बैंक में उनके अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डिटेल बैंक एम्प्लॉयज को नहीं मिलती है। बट इत्तेफाक से पीयूष का ट्वीट वायरल हो जाता है और एट लास्ट कोटक महिंद्रा बैंक को उनको 10,000 रुपए रिफंड करना पड़ता है। पीयूष के 10,000 रुपए तो मिल गए, लेकिन इस एक इंसिडेंट ने कोटक महिंद्रा बैंक की सिक्योरिटी लूपहोल्स को पूरी तरह से खोल दिया, क्योंकि ये 10,000 रुपए किसी ने बैंक के सर्वर से छेड़छाड़ करके फ्रॉड कर दिया था, जो बैंक को भी पता नहीं चला था। आज 5 करोड़ से ज्यादा कस्टमर, 2,000 से ज्यादा ब्रांचेस, 3,000 से ज्यादा एटीएम और 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज वाले कोटक महिंद्रा बैंक को आप सोचते होंगे कि इनका टेक इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत होगा ही, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 साल से बार बार कोटक महिंद्रा बैंक को उनके टेक सिक्योरिटीज पर नोटिस देने के बाद एट लास्ट आज आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को उनके ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग से नए कस्टमर जोड़ने पे पूरी तरह से रोक लगा दिया है। इसके साथ ही वो अपने नए क्रेडिट कार्ड भी अब नहीं इशू कर सकते हैं। अब इससे बैंक की रेपुटेशन तो घटी, बट इसके साथ ही उनके ऊपर नया पैसे का बोझ भी आ गया, क्योंकि ऐसा एस्टिमेट है कि कोटक को अपना टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हर साल करीब 700 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। इसे सिर्फ एक बिजनेस लॉस की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर पर भी कई सवाल उठाता जा रहा है। क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक जी के बेटे जय कोटक कंपनी के प्रोडक्ट कोटक 811 को हेड कर रहे थे, जो कि पूरी तरीके से ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस थी कोटक महिंद्रा बैंक की। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की 2022-23 की एनुअल रिपोर्ट खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने 72% नए कस्टमर इसी कोटक 811 डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही जोड़े थे। ये कोटक महिंद्रा बैंक की रीढ़ की हड्डी थी और अब इसी को आरबीआई ने रोक दिया है। The Reserve Bank of India has imposed supervisory action against Kotak Mahindra Bank. The central bank has restricted Kotak Mahindra Bank from issuing new credit cards and onboarding new customers through its online and mobile banking channel. 15 अप्रैल 2024 को कोटक महिंद्रा बैंक के जितने भी यूजर्स थे वो अपना ऑनलाइन बैंकिंग नहीं यूज कर पा रहे थे, क्योंकि सर्वर काफी ज्यादा डाउन था। और जब कस्टमर से रिपोर्ट करना शुरू किया x.com पे, तो बैंक की तरफ से सिर्फ यही बोला गया कि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरबीआई के सब्र का इम्तिहान था बस, और इसी के बाद इन्होंने इस पूरे सर्विसेज को बंद कर दिया। इस रेगुलेटरी बैन का सीधा असर कोटक महिंद्रा बैंक के सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्रेडिट कार्ड के बिजनेस पे पड़ा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23 में कोटक के क्रेडिट कार्ड का बिजनेस 53% बढ़ा था, वहीं लोन अमाउंट में भी 19% का ग्रोथ आया था। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर वैल्यू की वजह से उदय कोटक जी कभी दुनिया के सबसे रिचेस्ट बैंकर बने थे, लेकिन पिछले 2 साल में अगर हम देखें तो कोटक महिंद्रा का शेयर जो है वो आप स्टैग्नेंट देखेंगे, ना वो बढ़ रहे ना घट रहे हैं। और इस मुश्किल के समय में क्रेडिट कार्ड का ही बिजनेस ऐसा था जो उनको कम लागत में ज्यादा मुनाफा दे जाता था, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बिजनेस से इशू फीस कमाते थे, इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज करते थे, मर्चेंट फीस चार्ज करते थे और मार्केटिंग टाइप से पैसे कमाते थे। अब इसमें बैंक के एक्सपेंसेस काफी कम होते थे और प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ जाता है क्रेडिट कार्ड से। और आरबीआई के इस रेस्ट्रिक्शन के बाद इनका जो सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट था इस पे लगाम लग गई है, और इसको शुरू होने में 1 साल तक लग सकते हैं। क्योंकि अगर हम साल 2020 में देखें तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी ऐसा ही रेस्ट्रिक्शन लगाया था आरबीआई ने, जहां एचडीएफसी बैंक के पूरे ऑनलाइन बैंकिंग पे रोक लगा दी गई थी, और ये रेस्ट्रिक्शन हटने में करीब 8 महीने लग गए थे एचडीएफसी बैंक में भी। क्रेडिट कार्ड के अलावा अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक का दूसरा बड़ा लॉस देखें तो अब ये ऑनलाइन किसी भी कस्टमर को जोड़ नहीं पाएंगे, जिस वजह से ये ऑनलाइन लोन भी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, जो इनका दूसरा बड़ा प्रॉफिटेबल सेगमेंट था। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23 में 95% से ज्यादा जो पर्सनल लोन दिए गए थे वो ऑनलाइन दिए गए थे कोटक महिंद्रा बैंक में, और 90% जितने भी नए इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुले थे वो भी ऑनलाइन खुले थे, और 79% जितने भी बिजनेस लोन लिए गए थे वो भी लोगों ने ऑनलाइन लिया था। क्योंकि आज का वर्ल्ड पूरी तरह ऑनलाइन है, तो कस्टमर सारे लोनिंग के प्रोसेस ऑनलाइन ही कराते हैं, तो बैंक कभी पूरी तरह से ऑनलाइन ही डिपेंडेंट हो चुके हैं। अब कुछ टाइम से आप देखेंगे तो लोनिंग सेक्शन में एक नई कैटेगरी ऐड हुई है, जिसे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स कहा जाता है। जैसे कि आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट को अगर आप लोन पे ले रहे हैं तो वहां पे यही सारी कंपनियां आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। ये एक नया सेगमेंट ग्रो हो रहा था, जिसमें लास्ट ईयर कोटक महिंद्रा बैंक ने करीब 33% का ग्रोथ किया था। तो अब जब ऑनलाइन बैंकिंग बंद हुई है तो ये सेगमेंट भी इनका बंद हो गया है। एक्चुअली 8 नवंबर 2016 को जब प्राइम मिनिस्टर ने डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी लागू किया था, उसके बाद पेटीएम और मोबीक्विक ने इंडियन मार्केट को काफी तेजी से कैप्चर कर लिया था, जहां सभी लोग अपना ऑनलाइन पेमेंट पेटीएम से ही किया करते थे। और यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक मार्केट में पिछड़ रहा था, इसीलिए 2017 के मार्च में उन्होंने अपना कोटक 811 लॉन्च किया, जो कि पूरी तरह कस्टमर्स को ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा दिया करता था।
कोटक 811 में अगर आप 811 का मतलब समझेंगे तो यह है 8 मतलब वो दिन जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और 11 है वो मंथ जिस मंथ में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो उसी से इन्होंने कोटक 811 सर्विस शुरू किया था अपना। इसको हेड कर रहे थे उदय कोटक जी के बेटे जय कोटक। लेकिन कोटक 811 को असली सफलता मिली पेंडेमिक के समय, जब कोविड शुरू हो चुका था और लोग अपने घरों में बंद थे। उस समय लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग ही एक तरीका समझ में आ रहा था जहां से वो अपने बैंकिंग के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और उसी समय आरबीआई ने वीडियो केवाईसी को अप्रूव कर दिया था, जिस वजह से बैंक को इजी हो गया था किसी भी नए कस्टमर को उनके घर से ही जोड़ना। अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने मार्केट में एज ले लिया, और उसी समय यस बैंक का भी क्राइसिस चल रहा था, जिस वजह से कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया की चौथी सबसे बड़ी बैंक बन जाती है। कोटक 811 की अगर आप सर्विसेज समझेंगे तो इससे लोग नया अकाउंट खोल सकते थे बैंक में, साथ ही लोग यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी ले सकते थे, और इसके साथ ही बैंक इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। अब इस ऑनलाइन के जमाने में ये सर्विस इनकी सबसे मेन सर्विसेज बन गई थी, जिसे कि अभी आरबीआई ने बंद कर दिया है कुछ टाइम के लिए। अब जिस वजह से बैंक के लिए बड़ा क्राइसिस का समय है। अब सवाल है कि कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन कैसे हटेगा। तो इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक को 3 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक को अपना बैकअप सर्वर को और मजबूत करना पड़ेगा। दूसरी चीज, उनको अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और थर्ड थिंग, इनको अपना डाउन टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा ऐप का। इन सब चीजों को करने के लिए बैंक को करीब 700 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। 2019 में जैसे ही कोविड आया था तो वहां पे सारी कंपनियों को ये दिखाई दिया कि लोग अब ऑनलाइन बैंकिंग शुरू कर रहे हैं, जिस वजह से हर कंपनी ने अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च बढ़ा दिए थे। जैसे कि अगर हम देखें, एक्सिस बैंक करीब 9.25% खर्च किया करती है अपनी पूरी कमाई का, इंडसइंड बैंक 8 से 10% करती है, यस बैंक 17% और आईसीआईसीआई बैंक अपना 10% अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक सिर्फ 3 से 4% ही अपना खर्च करती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिस वजह से उनका आईटी इंफ्रा इतना ज्यादा वीक है। अब अगर कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा एक्स्ट्रा लगाया तो कंपनी के सामने एक नया कैश क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। आइए इसको करीब से समझाते हैं। समझिए, एक चाय की दुकान है जहाँ पे एक चाय वाला हर रोज 100 रुपए की चाय बेचता है, जहाँ पे वो 30 रुपए अपनी चीनी, चाय पत्ती, दूध और बाकी चीजों में खर्च कर दिया करता है। तो इस 100 रुपए की कमाई में उसका 30 रुपए खर्च हो रहा है, तो इस चाय वाले का कॉस्ट टू इनकम रेशियो 30% आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 10 रुपए अगर ये चाय वाला कमा रहा है तो ये 3 रुपए खर्च कर रहा है। अब अगर हम कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक का देखें तो 48.14% है। इसका मतलब ये है कि कोटक महिंद्रा हर 100 रुपए कमाने पे 48 रुपए खर्च कर दिया करती है। वहीं अगर इनके कंपटीटर्स को देखें तो एचडीएफसी बैंक का 41% है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, और वहीं आईसीआईसीआई बैंक का 40.6% है। तो इनके कंपटीटर्स का कॉस्ट टू इनकम रेशियो काफी कम है, मतलब इनके एक्सपेंसेस कम है, वहीं कोटक महिंद्रा के एक्सपेंसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। और अगर इन्होंने अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे और खर्चा बढ़ाया तो इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो 50% पहुंच जाएगा। तो मतलब हर 100 रुपए कमाने पे 50 रुपए स्पेंड कर दे रहे होंगे। ये चीज कंपनी के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। एक बैंकिंग कंपनी के लिए कॉस्ट टू इनकम रेशियो काफी कम होना चाहिए। और प्रॉब्लम बस यही नहीं है, जैसे ही मार्केट में कोई प्लेयर वीक होता है तो उसके नियर बाय प्लेयर्स उसकी जगह लेने को आ जाते हैं। जैसे कि हम पॉलिटिक्स में देखते हैं, जब कांग्रेस वीक हुई तो उनकी जगह पे आम आदमी पार्टी ने ले लिया, उनके वोटर्स आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए। इसी तरह जैसे ही मार्केट में किसी भी सेक्टर में कोई प्लेयर हटता है तो उसकी जगह लेने दूसरे उनके कंपटीटर प्लेयर आ जाते हैं। अब अगर आप इंडिया का क्रेडिट कार्ड का पूरा बिजनेस समझेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक के 6% क्रेडिट कार्ड पूरे इंडिया में है। वहीं अगर हम इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का देखेंगे तो इनके 3% और 2% है। लेकिन अगर हम ईयर ओवर ईयर ग्रोथ में देखें तो इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ने 29 और 30% की ग्रोथ की है ईयर ओवर ईयर। तो यहाँ पे ये दिखाई देता है कि जब कोटक महिंद्रा बैंक अपने 6% मार्केट शेयर के साथ अपना ऑनलाइन बैंकिंग उनका बंद होगा, उस समय आप देखेंगे इंडसइंड बैंक जो कि बहुत ही नियर बाई है इनके, वो इनका मार्केट कैप्चर कर लेंगे। और आप देखेंगे बहुत ही जल्दी इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड के मार्केट में कोटक महिंद्रा बैंक से आगे निकल जाएगा। अगले कुछ सालों में आप ये बहुत जल्दी होते हुए देखेंगे, क्योंकि इंडसइंड बैंक इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों, अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि किस तरीके से इस सिचुएशन को कोटक महिंद्रा बैंक टैकल करती है। आप कमेंट ऑप्शन में लिख के अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।